अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बस कुछ ही दिन और ईद गुजरने दें। जुम्मा 8 दिन की हुकूमत के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर नजर आएगी। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और मुल्क में फौरन मुनसिफाना इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। और इस मुतालबे को लेकर पीटीआई अकेली नहीं बल्कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM भी साथ हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ईद के फौरन बाद पिशीन में 13 तारीख को जलसा किया जा रहा है। रुकन कौमी असेंबली और पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का भी यही कहना है कि ईद के बाद अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो एक नई तहरीक शुरू होगी जो इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। पीटीआई की शिकायत की फहरिस्त बहुत तवील है, जिनका सिलसिला 9 मई 2023 से शुरू होकर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सेनेट इलेक्शन तक दराज है। सिंध के सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया गया था। KPK में सेनेट इलेक्शन के इनेकाद ना होने का इल्जाम जहां एक तरफ पीटीआई पर लगाया जा रहा है तो वहीं पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मौरूद इल्जाम ठहराती है। एक तरफ पीटीआई इदारों पर हुकूमत की सहूलतकारी का इल्जाम लगाती है, वहीं पर पिछले कुछ दिनों में बानी पीटीआई और दीगर क़यादत को मिलने वाले अदालती रिलीफ पर मुखालफीन एक बार फिर उन्हें लाडला कहते नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद सेनेट इलेक्शन के बाद और मजबूत होता नजर आ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन हालात में पीटीआई हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकेगी, इन सब पर और दीगर और भी बहुत सारे मामलात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जजेस के खत वाला मामला है, उनको जो मिलने वाली थ्रेट्स हैं, उनका मामला, इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया है। सर, सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हॉट इशू आजकल चल रहा है वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है और उसके नतीजे में जो बहुत कुछ उसके बाद हुआ है वही वाला इशू है। सबसे पहले तो सर, आपने जो खुद पर्सनल अपना एक जगह पर ओपिनियन दिया उसमें आपने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब को आप समझते हैं कि इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपकी पार्टी के दीगर लोगों के कुछ रिएक्शंस की बात करूं तो बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ना तो काजी साहब के होने पर कोई एतराज़ है, ना 7 रुकनी बेंच पर कोई एतराज़ है। बस वो ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट होता तो ज़्यादा मुनासिब होता। अब इस मौक़िफ़ को रऊफ़ हसन साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं इस पूरे आइडिया को, फुल कोर्ट होना ही नहीं चाहिए। ज़रा थोड़ी वजाहत कर दें सर, पीटीआई का इस पूरे मसले के ऊपर क्या आउटलुक है? देखें, हम बिल्कुल बहैसियत वकील के भी मेरा मौक़िफ़ भी यही है और पहले भी जब साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो सिविलियन का ट्रायल की मसला चल रहा था तो मैं और एतजाज़ जाकर मिले थे और हमने उनसे इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बिठाएं, क्योंकि ये जो आ जाता है कि जी मनपसंद जजेस बिठा लेते हैं, अपने हैंड पिक जजेस को बिठा लेते हैं और दूसरा जो एक ग्रुप बना हुआ है विद इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस इटसेल्फ, उनको जो है ये एक्सक्लूड करते हैं। तो ये उससे जो अदालत की वहदानियत और उसकी जो अफादियत है वो कमतर हो जाती है और हुकूमत फिर बहाने हीले ढूंढ कर उसको PDM की हुकूमत उसको जो है वो अमल करने से एतराज़ करती है, गुरेज करती है। तो हमने उस वक्त भी इस्तदा की थी और उस वक्त चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब को भी और सरदार तारिक मसूद साहब को भी और जो जितने जजेस उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद में सभी को बिठा लिया था। लेकिन हुआ ये कि जब बेंच बैठी तो काजी फाइज ईसा साहब वो और सरदार तारिक मसूद साहब इस बिना पर वो उनसे अलहदा हो गए कि जी हम तो जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का जो बिल है और एक्ट होने जा रहा है उसको जब तक आप पहले डिस्कस नहीं करते और उसको तय नहीं करते हम सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो बाहर गए ये हमने उस वक्त भी इस्तदा फुल कोर्ट की थी। अब भी हमारी बतौर वकील के मैं अर्ज करूं कि हमारी ख्वाहिश यही होगी कि सारे जजेस ही बैठ के कलेक्टिव विजडम का जो है वो सबूत दें, इसलिए कि ये किसी एक फर्द या किसी एक फरीक या किसी एक जमात का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम का से इस चीज का ताल्लुक है, ये निज़ाम इंसाफ से, निज़ाम अदल से ये ताल्लुक है और ये आइन के एक सतून को मुनहदिम करके उसको पाबा सलासल किया हुआ है। ये निज़ाम अदल को ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है इस वक्त निज़ाम जो बिल्कुल सर बहुत हसास नौयत का मामला है, इसके अंदर तो सिर्फ जी इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, बहुत हसास नौयत का मामला है। लेकिन अगेन आप तो जो अब आपने बात कही है, आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट कलेक्टिव विजडम
आई थिंक आप कह रहे हैं कि दैट्स द वे टू गो। तो काजी फाइज ईसा साहब फिर कैसे अलग होंगे सर बेंच से? आपने कहा कि काजी साहब को अलग हो जाना चाहिए। देखिए मैंने इसलिए भी कहा कि क्योंकि काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो कुछ नाला भी थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस खान साहब ने की थी, जिसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना सरीन खोसा जो उनकी बीवी हैं उनके समेत और बच्चों के समेत उन्होंने काफ़ी जो है मुश्किल वक्त गुजारा, और उस वक्त का जो है वो गालिबन हमारी नज़र में वो ज़हन पर उनके मुनक्कश है, और अगरचे वो उनको रिव्यू में वो बहाल किया गया, और फिर ये हमने भी और खान साहब ने भी कहा कि ये गलती थी उनकी, क्योंकि बाजवा ने ये करवाया था। बाहर कैफ जो भी है, उसके बाद हमारा बल्ले का जो निशान का जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब ने 11:30 बजे रात को हमें बिल्कुल इस तरह हवा में बखेर के फेंका था, और जिसमें मैंने कहा था कि जी हम तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो हमारे से फील्ड ही हमारे पांव तले से छीन ली। तो ये चीज़ें ऐसी थीं जिसमें मैंने बबांगे दोहल कोर्ट में ही कहा था कि आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया है, और ये आपका जो फैसला सिंबल लेने वाला है जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आपने ओवरटर्न किया, ये पाकिस्तान की तारीख के उन फैसलों में शुमार होगा जो जमहूरियत की तबाही का बायस बने। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं यकीनन है हमें तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन फिर भी अगर 15 जजेस बैठते हैं और अगर 2 जजेस देखें ना, अब मुतलाशी तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी मुतलाशी है इंसाफ का, बिल्कुल है। वो भी काजी साहब को लिख रहा है कि आपने जनाब अपने सूबे से जो है सुप्रीम कोर्ट में अफगान साहब को ले लिया, और मैं हालांकि दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हूँ और 4 असामियां खाली हैं, मेरा नाम तक नहीं है, वो भी शिकायत कुना है कि आपने जो है उनके साथ तासुब की अच्छा सर, ये जो वैसे आप सारी बातें कर रहे हैं ना, जिस हद तक आपके सिंबल का मामला है, पीटीआई से जुड़े मामलात हैं, उस हद तक तो जब आप लोग कोई शिकायत करते हैं तो जाहिर है आप लोगों का राइट है, लेकिन जब ये मसला आ जाता है, ये जो 6 जजेस के खत का मामला है या इवन फॉर दैट मैटर पेशावर हाई कोर्ट के जज का मामला है, ये उनका एक इंटरनल, आपको नहीं लगता इंस्टीट्यूशनल मैटर है? जब से ये जजेस के खत सामने आए हैं उसके बाद से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई जो है ना वो इस इशू को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। दिस इज नॉट अबाउट पीटीआई। पीटीआई को लेकर अगर आप समझते भी हैं कि कोई बायस है तो उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इस केस से वो क्यों अलहदा हो जाएंगे? ये तो उनका अपना एक अंदर का मामला है, इंस्टीट्यूशनल इशू है। नहीं देखें इसलिए देखें यस्मीन, इसलिए हम चाहेंगे कि फुल कोर्ट बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर ये 7 जजेस पर ना छोड़ा जाए खुदारा। अगरचे 7 जजेस में भी आपने जो ऑब्जर्वेशन देखी हैं, आपने यकीनन देखा होगा कि 7 जजेस में भी जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, जिस तरह से माशाल्लाह सर मिनल्ला साहब ने कहा कि भाई हम ये किस्से कहानियां सुनने नहीं आए, जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब ने इस चीज़ को उजागर किया, जिस तरह से मंदो खेल साहब ने अपने वो जो है ऑब्जर्वेशन दी, हमें इसमें भी ये है कि आप देखेंगे कि जाहिर है कि इवन काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि सिविल जज पर भी अगर इस तरह की यलगार होगी कि उसके इंसाफ में कोई मुदाखलत करेगा, तो मैं और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हम हरावल दस्ते के तौर पर उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मुझे ये तो है कि देखें यहाँ तो सारे निज़ाम अदल को ही जो है मुनहदम करने के ऊपर जो है एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव तुली हुई है, वो इसको बांदी और लौंडी और गुलाम बनाकर इस पर जो है इसको मुनहदम करके वो जो है इंसानी हकूक और लोगों से इंसाफ छीनना चाहती है। तो ये तो रियासती देखें, जुल्म की रियासतें, कुफ्र की रियासतें चलती हैं, लेकिन नाइंसाफी बेइंसाफी की रियासतें नहीं चला करती हैं। तो ये तो मशहूर है मकूला, इसलिए इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो वो यकीनन ये चाहेगा। चले मजीद कुछ कोर्ट से जुड़े इश्यूज उन पर भी आपसे सवाल करती हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी इशू पर। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर, ये अदलिया वाले जो इश्यूज हैं इनसे जुड़ा एक सवाल और करके फिर कुछ पीटीआई से जुड़े मामलात पर आपसे आपकी राय लूंगी। सर, ओवरऑल जब हम बात करते हैं जुडिशल, हमारा जो इस वक्त एक पूरा एक मंजरनामा नजर आ रहा है, सर हो क्या रहा है? एक तरफ जजेस कहते हैं उनको थ्रेट्स मिली, वो जो खत है वो तो हम सबके सामने है। उसके बाद फिर जो मुबैना खतूत धमकी के मौसूल हो रहे हैं, वो मसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भी जाकर हमने देखा कि पहुंच गया। फिर इंटरनली शिकायत भी आ रही है, आपने खुद हवाला दिया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का। हो क्या रहा है सर जुडिशरी के अंदर? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अगर जब तक आइन पर मनवान अमलदारी नहीं होगा और जब तक एक इदारा चाहेगा कि वो सारे जो है चीज पर इंस्टीट्यूशनल कैप्चर यानी कब्जा कर ले हर चीज पर, तो ये फिर इस तरह से ये बातें आती रहेंगी। अब आप देखें कि पहले क्या होता रहा है, ये जिस तरह इल्हाक बनते हैं, जिस तरह हुकूमतें बनती हैं आपके सामने है। अब 8 फरवरी को एक मैंडेट अवाम ने दिया और अवाम ने इतना भरपूर अंदाज से इमरान खान के और पीटीआई के हक में मैंडेट दिया। इसके बावजूद के पीटीआई को तितर बितर करके 9 मई के एक शाखसाने में उसको उलझाकर 10,000 लोगों को पाबा सलासल करके इसकी सारी क़यादत को अंदर करके इमरान खान को भी जेल में ठोंस के बल्ला निशान भी हमसे छीन के। लेकिन आपकी को मैं आफरीन है, सलाम है पाकिस्तान की आवाम को, उन्होंने अपना हक जो था, हक के राय दही को जिस अंदाज से उन्होंने इस मरतबा मुसल्लम करवाया, उन्होंने कहा हक हुक्मरानी हमारा है, आइन में हमने ऐवान में लोगों को भेजना है और हमने हुकूमत बनानी है, अवाम का हक है आइन के मुताबिक। तो उन्होंने शऊर का वो अल्टीमेट सबूत दिया जो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, वो सिंबल को ढूंढ रहे थे। हमने तो एक भला मांगा था ना, इन्होंने तो जहेज का पूरा सामान दे दिया। वो कोई चारपाई ढूंढ रहा था, कोई जो है प्याला ढूंढ रहा था, कोई जो है फाख्ता ढूंढ रहा था, कोई जहाज ढूंढ रहा था। यानी आपको हैरत होगी कि लोग जिस तरह से उन्होंने ढूंढा है और फिर जिस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। और फिर जो क्या हुआ कि फॉर्म 47 को निकाल के 9 फरवरी को 8 फरवरी को हमें 180 नशिस्तों पर जिताया गया। और अगर हम वो मखसूस नशिस्तें गिने तो वो 235 बनते हैं, जो 2/3 हमारी मेजॉरिटी आ जाती है। लेकिन माशाअल्लाह वो फॉर्म 47 से हमसे 100 सीटें जो है वो छीन ली जाती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स को रात के 10 बजे के बाद जो है उसको बांध दिया जाता है और फॉर्म 47 बना के ठप्पे मार के जो है वो अंधेर नगरी की इंतहा की जाती है इस मुल्क में। और कौन करता है? किसी के सामने ये छुपी ढकी। अच्छा सर, ये तो आपने इलेक्शन, तो इसलिए प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो अंधेर नगरी आप समझते हैं कि मची है, वो बताई है। मुझे थोड़ा सा अभी का भी स्टेटस बता दें। आप लोगों के पास निशान नहीं था पीटीआई के पास, उन्होंने कहा जी आप पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बन सकते। आप पार्लियामेंट में जाते हैं, आप जो है वो जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्लेटफॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो पार्टी पोजीशन नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर शो हो रही है, उसमें भी आप लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शो नहीं सर, उसमें भी वो कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार हैं जितने भी हैं। तो ये इसका मतलब है कि अब आपको जो प्लेटफॉर्म आपने आखिर में चुना वो भी नहीं दे रहे। देखें यास्मीन, यही तो जुल्म है, यही तो जुल्म है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो बिल्कुल आर्टिकल 6 में इनको तो सजाए मौत होनी चाहिए। इन्होंने तबाही करके रख दी है आइन की भी और जमहूर की भी, और इन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, बखेर दी हैं। देखें, पहले बल्लेबाज से हमारा जब राब्ता हुआ तो बल्लेबाज को इन्होंने उठा लिया शेखुपुरा से उठाकर, और हम यानी अजीब हम मखमसे में थे कि क्या हम करें, किसका सिंबल दें। हमसे तो सिंबल छीन लिया। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल 17 में वफाकी हुकूमत रेफरेंस करती है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसे जो है बैन कर सकती है। हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट भी करते हैं और हम जितनी दफा बाई इलेक्शंस अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं ये उसको तस्लीम नहीं करता इलेक्शन कमीशन। जी, अभी भी नोटिफिकेशन रुका है कि हमने जब अच्छा सुने जरा सुने मजाक की बात, मैं पीपल्स पार्टी में था, हमने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना रही। ये पहली मर्तबा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ये खेल तमाशे कर रही है। जब पहले इन्होंने किया मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, कि माइनस जो है नवाज शरीफ और माइनस बेनजीर भुट्टो,
तो नवाज शरीफ तो बाहर सरूर महल में माफिया मांग के चले गए सारे खानदान को लेकर, और यहाँ इन्होंने जो है जावेद हाशमी को सदर बना दिया मुस्लिम लीग नून का, और राजा जफरुल हक को चेयरमैन बना दिया, और इन्होंने शेर का सिंबल वो तो माइनस नवाज शरीफ हो गए। अब हमने सारी रात को बैठकर, पहले नवाज शरीफ बाइकआउट करना चाहते थे, हमने कहा कि बाइकआउट भाई 1985 का काफी हो गया है, अब बाइकआउट वाला तो होगा ही नहीं। सारी रात बैठ के हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाया, उसमें मखदूम अमीन फ़हीम को उसका सदर बनाया गया, उसमें राजा परवेज अशरफ को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, और इस तरह से उसका जो है सिंबल तीर हमने लिया, और जबकि तलवार हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3 पीस की जो मदर पार्टी रही। आज भी वो दोनों पार्टियां चल रही हैं, उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम उसके साथ जाते हैं पार्लियामेंटेरियन, उसको अगवा करके उससे बयान दिला देते हैं ये, और जब हम तहरीक सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं अभी तक कर रहे हैं। कोई इनकी समझ आती है? लेकिन सर सीनियर लॉयर योरसेल्फ सर, वो जब ये कहते हैं कि इलेक्टोरल या एक पॉलिटिकल पार्टी वो कंसिडर होगी पार्लियामेंट के अंदर जो अपने सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ी होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तो सर अपने सरबराह आजाद लड़े, पता नहीं ये मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म का इंतखाब तो किया लेकिन वो भी गलत किया, रिजर्व सीट्स भी आप लोगों को इसी वजह से नहीं मिल सकी। अच्छा यास्मीन, ये कानून अब ना पढ़े, कोई आइन ना पढ़े तो हमें उसका तो जहालत का तो कोई अंत नहीं है ना, उसकी तो कोई अंत नहीं है। हाँ। देखें, एक तो आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 51 के मुताबिक इट इज पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी पॉलिटिकल पार्टी एक एंटिटी डिफाइंड है, उसका कोई ताल्लुक पार्लिमानी पार्टी से नहीं है। पार्लिमानी पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का जो डिफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। पंजाब का जब इलेक्शन आपने देखा कि उसमें जब चौधरी परवेज इलाही का आया और शुजात ने मुख्तलिफ दिया, तो उन्होंने कहा शुजात पार्टी हेड है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो परवेज इलाही है। पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला परवेज इलाही की वजारत आला का किया है वो उन्होंने सस्टेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ को उसको निकाल बाहर फेंका वजारत आला से, और वजीर आला जो है परवेज इलाही बने। वहां डिस्टिंक्शन बड़ी वाज़ेह हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, और पॉलिटिकल पार्टी आज पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी तहरीक सुन्नी इत्तेहाद भी एग्जिस्ट करती है। चले हमें तो सिंबल नहीं है, उसके पास तो सिंबल है ना, घोड़े का सिंबल है उसके पास, इसलिए वो तो। और फिर 3 दिनों के अंदर आपने एक चॉइस दी जो आजाद लड़ते हैं 3 दिनों के अंदर कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई पॉलिटिकल पार्टी तो तहरीक सुन्नी इत्तेहाद है ना, कोई उसका डिस्प्यूट है? हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर देगी, खातिर जमा रखें, लेकिन ये बुलडोज क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो हमें मार्जिनलाइज करने का जो है इंडिया कर रिया। ये लंदन प्लान का यास्मीन हिस्सा है। लंदन प्लान में बाजवे ने जब एक्सटेंशन ली वहां नवाज शरीफ से, तो ये तय हुआ था कि इमरान खान को अंदर करो, इसकी पार्टी को तोड़ के बखेरोगे, हवा में फेंकोगे, मुझे वापस ला के ताज पोशी करोगे, और जो है सर ये तो फिर लंदन प्लान फ्लॉप नहीं हो गया सर? वैसे ताज पोशी तो नहीं हुई ना, नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो ना कहीं नजर आ रहे हैं ना कहीं बोलते हैं। हाँ यास्मीन, अब इसकी बात भी सुन लो, मेरे सारे बयानात आप पीछे वाले निकाल के देख लो। कंसिस्टेंट मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनाएंगे, ये खुद नहीं बनाएंगे, और इनके लिए प्लायबल जो है इनके लिए शहबाज शरीफ है। आप जरा मेरा देख लें, ये भाइयों में ये तफरका करवाएंगे। नहीं, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं सर, देखिए नैरेटिव, मैं जो नैरेटिव को इंसाइड करने की बात कर रही हूँ ना सर, वो तो फिर कहीं ना कहीं होता है ना। वो लोग ये कहते हैं कि जो भी इल्जामात अभी आपने भी दोहराए हैं, वो कहते हैं इसमें से कुछ साबित नहीं हुआ, सब फ्रिवलेस केसेस है, हम पर बनाए गए, हम पे प्रेशर डालने के लिए किया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आप लोग कहते हैं कि खान साहब के सारे केसेस फ्रिवलेस हैं। नहीं देखो यास्मीन, एक बात तो ये है कि मैं उसमें वकील रहा हूं, मैं हेड कर रहा था उस कमेटी को जिसमें उस वक्त मैं सेक्रेटरी जनरल भी था, मैं हेड कर रहा था, और उसके नीचे मेरे साथ जो है वो एतजाज आसन थे, मेरे साथ फारूक नाइक थे, मेरे साथ जो है ये रजा रबानी थे, और मेरे नीचे जो है ये अपना नैयर बुखारी थे।
हमने पानामा लीक के तमाम जो है शवाहिद इकट्ठे किए थे। उस वक्त अरशद शरीफ साहब भी काफ़ी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व थे, मरहूम। और उस वक्त हमने जो केसेस बनाए थे, माफ़ कीजिएगा, वो 100% एक्यूरेट थे, वो हमने नहीं बनाए थे, वो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी जिन्होंने वो बनाया था। और सिर्फ वो पाकिस्तान स्पेसिफिक भी नहीं था, आपको पता ही है कि वो दुनिया के तमाम जो है हुक्मरानों के खिलाफ थी जिन्होंने अपने अपने धरती में लूटे थे माल। और इसलिए मैं आपको यकीन से बावर करवा सकता हूं कि वो जो इन्होंने कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां जाली बनाई थी, नेस्कॉल, नेल्सन, फिर यहाँ से मनी लॉन्डर करके जो है काजी फैमिली के अकाउंट में लेकर गए, फिर लेयरिंग करके जिस तरह इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल बनाई, फिर जिस तरह पाक लेन के फ्लैट्स इन्होंने बनाए, फिर जिस तरह से हाइड पार्क ली, लूटने की इंतहा कर दी है। टेक्निकल ग्राउंड पे आप इक्वेट करते जाए। फर्स्ट हैंड आप कह रहे हैं कि आपके पास यस आई हैव ऑल द प्रूफ। और फिर आप देखें वही नहीं है, फिर आपने यहाँ एक ब्रॉड शीट कंपनी इंटरनेशनल का फर्म एंगेज की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और नैब ने, उन्होंने एसेट्स जो है बाहर इनके डिस्क्लोज इन्होंने अनअर्थ किए। फिर यहाँ JIT बनी जिसमें ISI MI सारे मौजूद थे, उन्होंने 10 वॉल्यूम्स जो है इतने बड़े बड़े इनके करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें की हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर बरीयत जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर या हुकूमत में आकर आपका एजेंडा ही एक है कि आप अपने केसेस को ख़त्म कर लें, अपना कानून बदल के आप पर्सन स्पेसिफिक करके अपने आप को पवित्र बना के दूध का धुला कर दें, तो अवाम इस बात पे नहीं मानेंगे। आप यकीन करें कि मैं जब कैंपेन कर रहा था तो इतने बच्चे, यानी मैं नेगेटिव कैंपेन का हक में नहीं था, लेकिन वो भी गली गली में शोर है, मरीम के पापा चोर हैं, इतने फलक शिगाफ नारे मारते थे। बच्चे के ज़हन में ये मुनक्कश हो चुका कि ये करप्ट है। और मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, डेली लेता था शहबाज शरीफ। बिल्कुल सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को आगे का लाहे अमल अब PTI का क्या है, खान साहब की रिहाई की बात करें, उनकी जमानतों की बात करें, एक तहरीक चलाने की भी हम जो है वो बात सुन रहे हैं, तो उन पर कुछ आपसे तफसीलात लूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंटरनल मैटर्स, बहुत सारी एक तो क़यास आराइयाँ और रूमर्स तो आपको पता है वैसे भी बहुत चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शुरू में भी थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा किया था कि आप लोगों के जो डिफरेंट रहनुमा इस वक्त बाहर हैं, पहले तो इसी बात के ऊपर बहस रहती है आधा वक्त कि फोकल पर्सन कोई है या नहीं है, फिर जब वो आते हैं एक कोई और बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है, ऐसा लगता है कि जो आप लोग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर भी यकसुई नहीं है। एक तो पहले मुझे बताइएगा कि उसकी क्या वजह है। वी अंडरस्टैंड कि खान साहब बाहर नहीं है, लेकिन सर जब मुलाकात होके आते हैं तो आप लोग सबको ब्रीफ करके यक ज़बान होके कोई बात क्यों नहीं करते? मरवत साहब कुछ और कहते हैं, रऊफ साहब कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, वो हर तरफ से कोई नई वर्जन जो है वो बातों की हमें सुनने को मिल रही होती है। नहीं देखिए, स्पोक्स पर्सन तो एक ही है और सदर भी एक ही है, अपना बैरिस्टर गौहर, और बाकी तो जाहिर है हर एक की अपनी अपनी आरा है। मरवत साहब हमारे बहुत ही जोशीले, माशाल्लाह जज्बाती हैं, कभी कभी वो जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा भी कह जाते हैं, लेकिन देखें हॉक्स और डव्स हर पार्टी में होते हैं। हाँ। एक होता है तदब्बर और ठहराव वाले होते हैं, एक होते हैं जो जोशीले और जज्बाती होते हैं। फिर आपको पता ही है हमारी पार्टी में इसमें एक वकला का कैडर है जो माशाल्लाह नया है, यंगस्टर है, कानून को बहुत समझता है, करीब से देखा हुआ है, अदालती निज़ाम को देखा हुआ है। दूसरी तरफ सियासतदान है जो बहुत ज़्यादा मंझे हुए हैं, और हमारी पार्टी इस वक्त जो है पवित्र होकर इसलिए उन लोगों पर मुहित है जो बिल्कुल उस आग के दरिया से गुजर के जो है मुंतखब होकर आए हैं। हम सर ये जो कोर जो आपका नया वकला का, नहीं बिल्कुल सर, वो तो खैर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, कवर भी की हैं। आपने कहा वकला का एक नया कैडर है पार्टी के अंदर। कोर कमेटी के इजलास से कुछ खबरें आई हैं, ज़राए से रिपोर्ट की गई हैं, वो कहा यह गया जी कि कोर कमेटी में अदम उसका इत्मीनान का इजहार किया गया जो वकला की कारकर्दगी है और वकला की जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब की जमानत और केसेस से जुड़े मामलात हैं। सुना है कि कोई एतराज़ या कोई शिकायत की गई है कि संजीदगी की कमी लगती है, वहाँ पर नजर आती है। आप मेरे ही जिक्र कर रही हैं। देखे एक इशू आया था कि 6 जज साहिबान ने कहा शरारत तो यास्मीन करते हैं ना आप लोग भी। नहीं मैं शरारत नहीं, इशू आया था उस वक्त बड़ा। नहीं कोई बात
कोई बात, मैं जवाब दे, मैं मुझ में बहुत हौसला है, आप फिक्र ना करें। देखें, हम लोगों को एक इशू आ गया कि जज साहिबान ने कहा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जो है, कुछ शिकायत थी अपने चीफ जस्टिस से भी, और कुछ ये मामलात थे कि जी ये जो एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो हमारे अदालती मामलात में इस कदर है, गंभीर है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा। हाँ। वो इतना बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि क्या हम इस सूरत में, क्या हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में इस के तनाजर में कि हाँ। उन 6 जजेस के क्या हम दिल शिकनी भी करेंगे या उनके जज्बात को शायद हम थोड़ा मुनासिब गैर मुनासिब होगा कि पेश हुआ जाए या ना हुआ जाए। एक तबका ये कहता था हमारे वकला में से कि नहीं, अब आखिरी मरहले पर केसेस आ गए हैं तो हमें अब हतमी मंतकी नतीजा लेना चाहिए, इसलिए कि अब जजेस पर भी एक प्रेशर है कि वो किसी दबाव के तहत तो असर नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे, इसलिए कि ये इतना आश्कार हो गया, आश्कारा हो गया है बात। तो ये जब हुआ तो हमने ये तय पाया कि इमरान खान से इजाजत पूछ लिया जाए ये, क्योंकि आरा में इख्तलाफ था, तो उनकी इजाजत से अगर वो कहते हैं कि नहीं, आज ही कोर्ट में जाके बताना चाहिए कि जी ऐसी सूरत में हम जो है नहीं समझते कि अदालतें फ्रीली इंसाफ दे रही हैं और हमारे साथ जो कुछ हुआ है पिछला, वो सारे जो है हमारे फैसले वो अंडर डिक्टेशन और अंडर इस इन्फ्लुएंस पर हुए हैं, जिसका इजहार हाईकोर्ट के 6 जजेस ने किया है, और हमें कोई निज़ाम अदल से उस वक्त तक जो है इंसाफ की तवक्को नहीं है जब तक आप इन असरात को ज़ायल नहीं करते और उन अवामिल को आप मुनक़ते नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव को जब तक आप मुआखज़ा नहीं करते हैं, तब तक हमारी नज़र में ये इंसाफ के ऐवानों को तो इसलिए आप पेश नहीं हुए थे। वैसे मैंने शरारत नहीं की थी, मैंने मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी। सुने, हमने चुनाचे उसी वक्त जो है अदालत से इजाजत ली। 11 बजे हमने अडियाला जेल में मुलाकात के लिए, मैं था, अली मोहम्मद मेरे साथ थे, मेरे साथ आमिर डोगर थे, अली बुखारी जो हमारे उम्मीदवार हैं और मरवत साहब थे। इस तरह हमारे जो है 8-10 MNAs और हम लोग जो है 11 बजे पहुंचे। लेकिन अडियाला जेल, आपको पता है जेल वाले कितना जलील करते हैं, उन्होंने 2 बजे जाके हमारी मुलाकात करवाई, हमें 4 घंटे उन्होंने बाहर बिठाए रखा और उसके बाद पीछे से आवाज़ पड़ गई और जब आवाज़ पड़ी तो उन्होंने, मेरे जूनियर ने कहा कि उन्होंने कहा हाँ हमसे इजाज़त लेकर वो पूछ कर गए हैं। तो फिर जाहिर है कि ऐसे में हम कैसे पेश हो सकते थे जब तक खान साहब, अगर खान साहब फर्ज करें कहते हैं कि नहीं पेश होना, तो फिर हमारा तो पेश होना कोई बात नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है सर, थोड़ा सा मेरे पास खान साहब ने वक्त थोड़ा सा महदूद हो रहा है, मुझे थोड़ी सी 1-2 चीज़ों पर आपसे ज़रूर बात करनी है सर। ये जो आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल है तहरीक की, जब हम बात करते हैं, जो मरवत साहब ने कहा है कि जब तक रिहाई नहीं होगी तहरीक जारी रहेगी, थोड़ा सा इस पर ज़रूर कॉमेंट करें, क्योंकि ये भी अब उंगलियां उठाई जा रही हैं कि पहले आपने कहा 23 मार्च को जलसा करेंगे, वो परेड की वजह से 30 मार्च पर बात गई, 30 मार्च के बाद 6 अप्रैल को गई, अब 6 अप्रैल वाला भी मनसूख हो गया, अब 13 की तारीख दी जा रही है। तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि कोई है, मतलब डावाडोल है, कभी कहते हैं करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, तो क्या भरपूर तहरीक जो है उसका होगा आगाज? जी बिल्कुल हो चुका, तहरीक हो चुका आगाज। देखें हमने पिशावर से शुरू किया, पिशावर में 2 ही एजेंडे थे हमारे। नंबर 1 कैदी नंबर 804 को रिहा किया, नंबर 2 यकीनी बनाई जाए अदलिया की आज़ादी, इसको यकीनी बनाया जाए। हमने बहुत बड़ा वहां पिशावर में कट किया। फिर हमने लाहौर में कन्वेंशन किया, लॉयर्स कन्वेंशन जो था, तो मैंने भी उसमें तकरीर की कि ये जो है फुल बेंच, फुल कोर्ट बनाई जाए, इस पे इशू पर हमें प्राइवेट जो कमीशन बनाया गया है तसद्दुक़ जिलानी साहब का हुकूमती कमीशन, हमें ये नामंजूर है, ये मिट्टी पान वाली गल है, ये हमें नामंजूर है। हम उन जजेस को जो है कटहरे में खड़ा होना नहीं देंगे, हम आज़ादी को यकीनी बनाएंगे, ये आवाम की आवाज़ बन के हम उभरें। तो ये भी हमारा मुतालबा माना गया, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि ये जो मुयस्सर जजेस से सारों को बिठाया गया था
और ईद के बाद उम्मीद है कि बाकी सारे भी आ जाएंगे, तो फुल कोर्ट का इम्कान उन्होंने किया कि फुल कोर्ट जो है सुनेगा। तो ये भी हमारा मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। सो हम तहरीक तो जारी और सारी है। देखें ना, तहरीक स्टार्ट हो चुकी है, अदलिया की आजादी। सर आखिर में बस ये कह दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो बहुत सारी आवाजें। यशमीन एक और जी एक और बात आपको अर्ज करता चलूं कि हमने पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। हमने प्राइम मिनिस्टर पर एतराज किया कि ये नाअहल हैं, इसलिए कि जो अपने हल्के से हारा हुआ है वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है 25 करोड़ अवाम का। हम एहतजाजन पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं इसलिए कि हमने मैदान इनको खाली नहीं देना। अच्छा सर, थोड़ा सा ये एक कमेंट बड़ा दिलचस्प है, मखसूस नशिस्तें, एक कमेंट बड़ा दिलचस्प है, इस पर मैं जरूर आपसे आखिर में कमेंट लेना चाहती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, आपने भी सुनी होगी, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी उनकी बातें। वो कहते हैं जी कि ये तो होता रहता है, कल हम अंदर थे, ये बाहर थे, आज ये बाहर हैं, अंदर हैं, हम बाहर हैं। उन्होंने कहा जी मुझे कभी इम्कान लग रहा है कि बहुत जल्द ये बाहर होंगे और हो सकता है हम फिर से अंदर हों। अब मुझे नहीं पता कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं, कोई इस तरह की चीज आपको भी ऑन द कार्ड्स नजर आ रही है? क्यों कहा आपके ख्याल में उन्होंने ऐसे? साहब को तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। मॉडल टाउन का जो कत्लो गारतगरी हुई थी जिसमें 12 लोगों को शहीद किया गया था, मुंह में हमला, औरतों के गोलियां मारी गई थी, ये उसके प्रिंसिपल एक्यूज्ड और आर्किटेक्ट हैं, इन्हें तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। लेकिन बाहर के अब जो ये कह रहे हैं, देखें ये बारी सभी की आ रही है। पहले जो है अगर नवाज शरीफ साहब ने किया था तो जाहिर है कि नवाज शरीफ के करप्शन के चार्जेस अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर है कि कामे पर निकालना उनका जो है वो भी एक ऐसे ही कमजोर सा ही फैसला था जो दिया गया था। बाकी रहा ये है कि ये पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ा जब जरदारी साहब ने कहा था कि ये तो 3 साल के लिए रहते हैं, हमने तो सदा यहाँ रहना है, हम इनका हिसाब लेने लगे तो इनको उम्रें बीत जाएंगी, ये सफाइयाँ देते देते ये नहीं दे पाएंगे। उनको भी मुल्क छोड़कर मुल्क बदरी जाना पड़ा था। सो बारी बारी सभी की भुगत रहे हैं। अब इमरान खान भुगत रहा है, तो मेरे ख्याल में असूली तौर पर बात ठीक है कि सियासतदानों को अपने मामलात जो हैं किसी और के हाथ में अपनी दाढ़ी नहीं देनी चाहिए, लेकिन करप्शन पर हमारी 0 टॉलरेंस है। इसलिए हमारा बड़ा वर्शन बड़ा क्लियर है, अवाम को, जमहूर को अपना जो है मुकाम दो, उनको आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे सर, बहुत यकीनी बनाए, रूल ऑफ लॉ को जो है करें, जमहूर को यानी अवाम को जो है उनका हक हुक्मरानी दें, और इसका हल सिर्फ इमरान खान के पास है। आज इमरान खान को ये मुखलिसी दे दें, यकीन करें कि इमरान पर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ और पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग इतना एतमाद करते हैं कि लोग टैक्सेस भी देंगे, लोग पैसा भी निछावर करेंगे जो है, और IMF का सारे मजीद वक्त होता तो ये जो अभी आप बात करें इस पे हम मजीद इंशाल्लाह फलाही ममलकत भी बनेगी। बिल्कुल सर, हम मजीद बात करते हैं, बस मजीद वक्त होता। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। व्यूअर सरदार लतीफ खान खोसा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।